हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम बिहार स्पेशल के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हमने बिहार स्पेशल के 50 प्रश्नों को शामिल किया है। तो फ्रेंड्स, अगर आप बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 रे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या TRE 4 के लिए पढ़ रहे हैं, तो यह दोनों एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। आप इसको लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप लास्ट तक सभी क्वेश्चंस देखते हैं और सभी क्वेश्चंस को तैयार कर लेते हैं तो गारंटी है कि आपको ज़्यादातर प्रश्न इस वीडियो से देखने के लिए मिलेंगे। चलिए दोस्तों, पहले प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न आपका है कि बिहार में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की सबसे कम संख्या वाला जिला है। जी हाँ दोस्तों, अगर हम बात करें तो बिहार का कौन सा ऐसा जिला है जहाँ पर पुरुषों की संख्या ज़्यादा है और महिलाओं की सबसे संख्या सबसे कम है, तो ऐसा जिला जो है वह आपका मुंगेर है। जी हाँ दोस्तों, आपका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। मुंगेर जो है उसमें प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या सबसे कम है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। और दूसरे नंबर पर कौन है, तो दूसरे नंबर पर आपका भागलपुर जिला आ जाएगा, तो इस चीज़ को भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि बिहार का वह जिला कौन है जहां महिलाओं की संख्या पुरुष की संख्या से अधिक है। तो देखिए, अगर हम बात करें बिहार का वह जिला कौन सा है, तो वह जिला आपका गोपालगंज हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, गोपालगंज में पुरुषों की संख्या कम है और महिलाओं की संख्या प्रति 1000 ज़्यादा है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। और दोस्तों, इस तरह से भी इस क्वेश्चन को पूछ सकता है कि बिहार का वह जिला कौन सा है जहाँ का लिंगानुपात सर्वाधिक है, तो वह आपका हो जाएगा गोपालगंज। वहीं पर जो पहला प्रश्न हमने आपको कराया, इस प्रश्न को इस तरह से भी पूछ सकता है कि वह जिला कौन सा है जहां का लिंगानुपात जो है वह सबसे कम है, तो भी आंसर आपका मुंगेर ही होगा। तो देखिए, एक ही क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से BPSC पूछता है, तो इस चीज़ को याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि लॉर्ड सिन्हा ने 1921 में कहाँ के गवर्नर पद से त्यागपत्र दिया था। तो देखिए, अगर हम बात करें लॉर्ड सिन्हा की, तो उन्होंने 1921 में जो आपका त्यागपत्र दिया था, यह बिहार उड़ीसा प्रांत से त्यागपत्र दिया था। जी हाँ दोस्तों, बिहार उड़ीसा प्रांत से जो है वह लॉर्ड सिन्हा ने 1921 में अपना गवर्नर पद से त्यागपत्र दिया था। अगला प्रश्न है कि पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है। तो देखिए, जो पंचायत चुनाव होता है, इसको कराने के लिए जो निर्णय लिया जाता है यह राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, पंचायत चुनाव कराने का निर्णय जो है कि राज्य सरकार लेती है, तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लग रही कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन राज्य विधानमंडल का अंग नहीं है। जी हाँ दोस्तों, पूछा गया है कि ऐसा कौन सा राज्य है जो विधानमंडल का अंग नहीं है, तो वह आपका क्या हो जाएगा, तो वह हो जाएगा महाधिवक्ता। जी हाँ दोस्तों, महाधिवक्ता जो होता है वह जो है विधानमंडल का अंग नहीं होता है। इसके अलावा राज्यपाल भी होता है, विधान परिषद भी है और विधानसभा भी है। अगला प्रश्न है कि किस आधुनिक शहर का नाम ओदंतपुरी था। तो देखिए, अगर हम बात करें ओदंतपुरी की, तो जो बिहार शरीफ है इसको ही ओदंतपुरी के नाम से जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, पहले ओदंतपुरी जो है बिहार शरीफ को ही ओदंतपुरी के नाम से जाना जाता था, फिर अब जो है कि इसको बिहार शरीफ के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि इंडिका का लेखक कौन है। तो इंडिका जो पुस्तक है इसके लेखक आपके मेगास्थनीज है। जी हाँ दोस्तों, यह प्रश्न तो आपके BPSC द्वारा कई बार रिपीट करके पूछा गया है, तो इसलिए आप इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट के कैटेगरी में डाल लीजिएगा, इससे प्रश्न आ सकता है। अगला है, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने श्रेणियों में विभाजित किया है। तो देखिए, अगर हम बात करें मेगास्थनीज ने जो भारतीय समाज को विभाजित किया है यह 7 श्रेणियों में विभाजित किया है। जी हाँ दोस्तों, कितनी श्रेणियों में, तो 7 श्रेणियों में जो है कि मेगास्थनीज ने विभाजित किया है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है।
तो देखिए अगर हम बात करें नालंदा विश्वविद्यालय जो बना था यह आपका गुप्त काल में बना था। जी हाँ दोस्तों, किस काल में बना था? तो गुप्त काल में बना था, तो इसको याद रखेंगे। अगला है विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम है। तो देखिए अगर हम बात करें विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के जो संस्थापक का नाम है तो वह आपके कौन हैं? तो वह आपके हो जाएंगे कौन है? तो धर्मपाल ने जो है वह विक्रमशिला जो है कि शिक्षा केंद्र के संस्थापक हैं, तो इसको याद रखेंगे। अगला है विक्रमशिला विश्वविद्यालय में किस विषय की पढ़ाई विशेष रूप से होती थी? तो देखिए अगर हम बात करें विशेष रूप से किस जो है कि विषय की पढ़ाई की जाती थी, तो विशेष रूप से विक्रमशिला विश्वविद्यालय में तंत्र विज्ञान की पढ़ाई होती थी। जी हाँ दोस्तों, किसका? तो विशेष रूप से तंत्र विज्ञान की पढ़ाई होती थी। अगला प्रश्न है कि महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मचक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो अगर हम बात करें महात्मा बुद्ध के बारे में, तो इन्होंने जो पहला धर्मचक्र परिवर्तन अपना प्रवचन दिया था वह आपका सारनाथ में दिया था। जी हाँ दोस्तों, सारनाथ आपका बनारस में पड़ता है, तो इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन किस शासक ने किया था? तो द्वितीय बौद्ध संगीति का जो आयोजन है इसको करने वाले आपके कौन थे? तो द्वितीय बौद्ध संगीति कालाशोक के समय में हुई थी, तो इसको याद रखेंगे। अगला है पाटलिपुत्र में आयोजित तृतीय बौद्ध परिषद का संरक्षक कौन था? तो तृतीय बौद्ध संगीति की अगर हम बात करें तो तृतीय बौद्ध संगीति का संरक्षक जो है वह अशोक था, तो इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन निम्नलिखित में से किसके समय में हुआ था? तो चतुर्थ बौद्ध संगीति का जो आयोजन है यह आपके कनिष्क ने किया था। जी हाँ दोस्तों, कनिष्क ने इसको आयोजित करवाया था। अगला प्रश्न है पाटलिपुत्र में आयोजित तृतीय बौद्ध परिषद का संरक्षक कौन था? तो अभी हमने प्रश्न कराया कि अशोक ने जो है कि तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया था। अगला प्रश्न है आपका दिया गया है कि बिहार महान धार्मिक केंद्र है, तो बिहार जो है वह किसके लिए जो है कि महान धार्मिक केंद्र है? तो देखिए बिहार में आपका सिखों के लिए भी महत्वपूर्ण स्थान है, उसके अलावा धर्मावलंबियों के लिए भी है और जैनों के लिए भी महत्वपूर्ण स्थान है। तो इसलिए डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा कि इन सभी के लिए जो है कि बिहार जो है वह महान धार्मिक केंद्र है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध तथा जैन में समान नहीं है? तो देखिए अगर हम बात करें तो बौद्ध और जैन में जो समान बात है वह आपका अहिंसा भी है, वेदों के प्रति उदासीनता भी है और रीति व रिवाजों की अस्वीकृति भी है। इसके अलावा जो समान उसमें नहीं है वह है आत्मदहन। जी हाँ दोस्तों, आत्मदहन जो है कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समान नहीं है, तो इसको आप याद रखेंगे। अगला है महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी? तो अगर हम बात करें महावीर जैन की जो मृत्यु है यह आपका पावापुरी में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? तो महावीर जैन की मृत्यु पावापुरी में हुई थी, तो इसको याद रखेंगे। अगला है जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो जैन धर्म के जो प्रवर्तक हैं महावीर स्वामी, इनका जो जन्म आपका हुआ था वह कुंडग्राम में हुआ था। जी हाँ दोस्तों, कहाँ पर हुआ था? तो कुंडग्राम में हुआ था। दोस्तों यह वीडियो आपको कैसे लग रही कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। और दोस्तों आपको बता दें कि हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो अगर आप जो है कि वीडियो का PDF वगैरह पाना चाहते हैं या जो है कि हम जो टेलीग्राम चैनल है उस पर इम्पोर्टेंट अपडेट भी देते हैं, तो इसलिए हमको जो है कि टेलीग्राम पर ज़रूर फॉलो कर लीजिए। वहाँ पर अगर आप फॉलो किए रहेंगे तो जब भी वीडियो अपलोड होगी तो उसका लिंक हम टेलीग्राम पर डालते हैं, तो वहाँ से आप डायरेक्ट जो है कि हमारे चैनल पर आ सकते हैं। तो इसलिए हमको जो है कि टेलीग्राम पर ज़रूर फॉलो कर लीजिए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से
किस नगर में जापानियों ने विश्व शांति स्तूप का निर्माण करवाया था? तो किस स्थान पर जो है कि जापानियों ने विश्व शांति स्तूप का निर्माण करवाया था? तो वह आपका था राजगीर। जी हाँ दोस्तों, राजगीर में करवाया था। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि जैन धर्मावलंबियों का मुख्य तीर्थ स्थल है। तो अगर हम बात करें तो जैन धर्मावलंबियों का जो मुख्य तीर्थ स्थल है वह कहाँ पर है? तो पावापुरी भी है, पारसनाथ भी है और वैशाली भी है। तो ये सभी ऑप्शन सही हैं, तो इसलिए डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है बिहार में लगनी राग किस अवसर पर गाया जाता है? तो अगर हम बात करें लगनी राग के बारे में तो यह जो आपका गाया जाता है यह विवाह के अवसर पर गाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, विवाह के अवसर पर लगनी राग गाते हैं। अगला है प्रख्यात कवि विद्यापति कहाँ के निवासी थे? तो पूछा गया है कि जो विद्यापति थे यह आपके कहाँ के निवासी थे? तो प्रख्यात कवि जो विद्यापति थे वह मिथिला के निवासी थे। जी हाँ दोस्तों, कहाँ के? तो मिथिला के निवासी थे, इनको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि बिहार में फाग राग के गीतों की रचना किसने की थी? तो देखिए, अगर हम बात करें फाग राग के गीतों की जो रचना की गई थी यह नवल किशोर सिंह ने किया था। जी हाँ दोस्तों, किसने किया था? तो नवल किशोर सिंह ने जो है वह फाग राग गीतों की रचना किए थे, तो इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि बिहार में मुख्यतः मिथिला व दरभंगा जिलों में लगनी राग किस समय गाए जाते हैं? तो अभी यह प्रश्न कराया था कि मिथिला और दरभंगा के जिलों में जो लगनी राग गाया जाता है यह विवाह के समय में गाया जाता है। तो सी वाला ऑप्शन आपका सही होगा, विवाह के समय में लगनी राग गाते हैं। अगला प्रश्न है कि बिहार में पहली जनशताब्दी एक्सप्रेस रेलगाड़ी का शुभारंभ कब हुआ था? तो बिहार में अगर हम बात करें तो पहली जनशताब्दी एक्सप्रेस रेलगाड़ी का जो शुरुआत आपका हुआ था यह किस सन में हुआ था? तो इसका देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह है 19 जून 2002 को। जी हाँ दोस्तों, कब शुरू किया गया था? तो 19 जून 2002 को जो है यह जनशताब्दी एक्सप्रेस रेलगाड़ी का शुभारंभ किया गया था। अगला है बिहार राज्य के किस जिले को साक्षरता में उत्कृष्ट होने पर सत्येन मित्रता साक्षरता पुरस्कार के लिए चुना गया था? तो देखिए, अगर हम बात करें बिहार का वह जिला जो था जिसको कि साक्षरता में उत्कृष्ट होने के लिए सत्येन मित्रा साक्षरता के अवार्ड से जो पुरस्कृत किया गया था वह था मुजफ्फरपुर। जी हाँ दोस्तों, डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है बिहार में जयप्रकाश नारायण अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान किस शहर में है? तो अगर हम बात करें जयप्रकाश नारायण जो है कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जो है यह आपका जो स्थित है वह पटना में है। तो डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि अशोक चक्र प्राप्त करने वाला बिहार का पहला व्यक्ति है। तो अशोक चक्र प्राप्त करने वाला अगर हम बिहार का पहला व्यक्ति के रूप में बात करें तो वह आपका कौन सा है? तो रणधीर वर्मा है। जी हाँ दोस्तों, रणधीर वर्मा को जो है कि अशोक चक्र प्राप्त करने वाले या बिहार के पहले व्यक्ति हैं। अगला प्रश्न है कि भगवान महावीर का देहावसान बिहार में कहाँ हुआ था? तो भगवान महावीर का जो देहावसान हुआ था वह पावापुरी में हुआ था। तो ये वाला ऑप्शन सही है। दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लग रही कमेंट करके बताइए। वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। अगला प्रश्न है कि बिहार में सर्वप्रथम किस बैंक की स्थापना हुई थी? तो अगर हम बात करें सर्वप्रथम किस बैंक की स्थापना हुई थी तो बिहार में इलाहाबाद बैंक की स्थापना सर्वप्रथम की गई थी, तो इसको याद रखेंगे। अगला है बिहार में सबसे पहले किस स्थान में नवपाषाण योगीन अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो बिहार में सबसे पहले जो है वह चिरांद से नवपाषाण योगीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि वास्तुकार महागोविंद
किस शासक के दरबार में था? तो अगर हम बात करें महागोविंद की, जो कि किस शासक के दरबार में था, तो इसका जो सही आंसर है वह है बिंबिसार। जी हाँ दोस्तों, बिंबिसार के समय में महागोविंद जो है कि वास्तुकार थे। इस चीज़ को याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कब हुआ था? तो अगर हम बात करें प्रथम बौद्ध संगीति का जो आयोजन है यह 483 ईसा पूर्व में हुआ था, तो इसको याद रखिएगा। अगला है किस शासक ने मगध राज्य को एक साम्राज्य का गौरव प्रदान किया था? तो वह कौन था? तो अगर हम बात करें जिसने मगध राज्य को एक साम्राज्य का गौरव प्रदान किया था, तो वह आपका था बिंबिसार। जी हाँ दोस्तों, बिंबिसार ने जो है वह एक साम्राज्य का गौरव प्रदान किया था, तो इसको याद रखेंगे। अगला है बिहार में किन स्थानों से काले चमकीले मृदभांड प्राप्त हुए हैं? अगर हम बात करें कौन सा ऐसा स्थान है जहाँ से काले चमकीले मृदभांड प्राप्त हुए हैं, तो वह आपका हो जाएगा बक्सर व चिरांद। जी हाँ दोस्तों, कहाँ से? तो बक्सर और चिरांद से इसको प्राप्त हुआ है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। अगला प्रश्न है बिहार में तुर्क शासन का युग शुरू कब हुआ? तो अगर हम बात करें तुर्क शासन के, तो इसका जो युग आपका शुरू हुआ था यह हुआ था 1203 ईस्वी से। जी हाँ दोस्तों, 1203 ईस्वी से तुर्क शासन का युग शुरू हुआ था, तो इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि बिहार में किसको बिहार शरीफ के नाम से जाना जाता है? तो अगर हम बात करें बिहार शरीफ के नाम से किसको जाना जाता है, तो जो उदंतपुरी था इसको ही जो है कि बिहार शरीफ के नाम से जानते हैं, तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि बिहार में किस स्थान पर 2 यक्ष मूर्तियां प्राप्त हुई हैं? तो अगर हम बात करें 2 यक्ष मूर्तियों की जो कि बिहार से प्राप्त हुई हैं, यह आपका पाटलिपुत्र से मिली हैं। जी हाँ दोस्तों, कहाँ से? तो पाटलिपुत्र से मिली हैं, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि बिहार में अजगैवीनाथ मंदिर कहाँ है? तो देखिए, अगर हम बात करें अजगैवीनाथ मंदिर की, तो यह जो बिहार में आपका स्थित है यह सुल्तानगंज में है। जी हाँ दोस्तों, कहाँ पर? तो यह सुल्तानगंज में स्थित है, तो इसको याद रखेंगे। अगला है नालंदा विश्वविद्यालय के लिए प्रसिद्ध कुलपति कौन थे? अगर हम बात करें नालंदा विश्वविद्यालय के जो प्रसिद्ध कुलपति थे यह आपके शीलभद्र थे। जी हाँ दोस्तों, कौन थे? तो शीलभद्र थे, इनके बारे में आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि किस शासक के प्रयासों से नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? तो ऐसा कौन सा शासक था जिसके जो है कि प्रयास से नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो करने वाला था वह आपका कुमारगुप्त प्रथम था। जी हाँ दोस्तों, कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। अगला प्रश्न है कि वैशाली में पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? तो अगर हम बात करें वैशाली में जो पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना है यह 1945 में हुआ था। जी हाँ दोस्तों, कब हुआ था? तो 1945 में हुआ था। अगला है बोध गया में पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? तो बोध गया में पुरातात्विक संग्रहालय की जो स्थापना है यह आपका हुआ था 1956 ईस्वी में। जी हाँ दोस्तों, 1956 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है कि बिहार राज्य में चंद्रभागी संग्रहालय दरभंगा की स्थापना कब हुई थी? तो बिहार राज्य में चंद्रभागी संग्रहालय और दरभंगा की जो स्थापना है आपका यह हुआ था 1957 ईस्वी में। जी हाँ दोस्तों, डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। 1957 ईस्वी में चंद्रभागी संग्रहालय की स्थापना हुई थी, तो इस चीज़ को याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि बिहार में गया संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए, गया संग्रहालय की जो स्थापना है यह 1970 ईस्वी में हुआ था। जी हाँ दोस्तों, 1970 ईस्वी में गया संग्रहालय की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है कि बिहार राज्य में नवादा संग्रहालय की स्थापना कब की गई थी? तो देखिए दोस्तों, इधर हमने 5-6 क्वेश्चन संग्रहालय से ही लिया है, क्योंकि संग्रहालय से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं।
TRE 1 में भी आया था, TRE 2 में भी आया था और TRE 3 में भी प्रश्न आया था। तो इसलिए हमने जो है कि जितने भी संग्रहालय हैं सबको शामिल कर लिया है, तो इसलिए आप इसको अच्छे से देखिएगा। अगला प्रश्न इसमें दिया गया है कि बिहार राज्य में नवादा संग्रहालय की स्थापना जो की गई थी यह 1774 ईस्वी में किया गया था। जी हाँ दोस्तों, देखिए जो नवादा संग्रहालय है यह बन के तो तैयार हो गया था 1973 ईस्वी में ही, लेकिन उसका उद्घाटन जो है 1974 ईस्वी में किया गया था। तो इसलिए इसका आंसर 1974 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बिहार में बुद्ध की ताम्र मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है। तो बुद्ध की अगर हम ताम्र मूर्ति की बात करें तो यह जो आपकी प्राप्त हुई है यह सुल्तानगंज से प्राप्त हुई है। जी हाँ दोस्तों, सुल्तानगंज से प्राप्त हुई है जो कि भागलपुर में है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, अगर भागलपुर ऑप्शन देता है तो भागलपुर मार दीजिएगा। तो इसको आप इस चीज़ को याद रखेंगे, बुद्ध की ताम्र मूर्ति वहाँ से मिली है। अगला है बिहार की चक्रवर्ती देवी किस शैली की प्रमुख चित्रकार थी। तो अगर हम बात करें चक्रवर्ती देवी के बारे में तो यह जो आपके चित्रकार थे यह मंजूषा शैली के चित्रकार थे। जी हाँ दोस्तों, मंजूषा शैली की यह चित्रकार थे। बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो इसको आप याद रखिएगा, यह भी आपका प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आज के यह टॉप 50 क्वेश्चन हो गए जो कि आपके बिहार एग्जाम को जो कि TRE 3 और 4 होने वाला है उसके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस वीडियोस को देख लेते हैं और जितनी भी हम बिहार स्पेशल की वीडियो करवा रहे हैं उनको अगर आप कर लेते हैं तो गारंटी है कि बिहार स्पेशल का एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा। तो इसलिए आप इस वीडियो को पूरा अच्छे से देख जाइए और हमारे चैनल पर चले जाइए, वहाँ पर प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें जितनी वीडियो हैं चाहे किसी भी सब्जेक्ट की है, जो भी सब्जेक्ट आपका है उसको आप सभी पढ़ जाइए। अगर आप सभी पढ़ लेते हैं तो गारंटी है कि आप अच्छा स्कोर TRE 3 एग्ज़ाम में करेंगे और TRE 4 में भी करेंगे। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलते हैं अगली एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।